नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा, आपका यूट्यूब ब्लॉगर, एक बार फिर सप्ताह की शुरुआत कुछ और नए मुद्दों के साथ करना चाहता हूं। ऐसे तो समाज में बहुत कुछ घट रहा है, मगर थोड़ा उसको किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाने दीजिए। उसके विषय में फिर लिखूंगा। इस योगा दिवस पर आप सबको भारतवर्ष में पैदा हुआ योगा अंतरराष्ट्रीय होने की बहुत बहुत बधाई। आइए मूल विषय पर बात करते हैं। आज का विषय है माननीयों का अल्प ज्ञान और उस पर दिए बयानों से उपजी हास्यास्पद स्थितियां। जी, विलियम शेक्सपियर ने अपने एक बहुत बड़े नॉवल में कहा है, जिसका नाम था एज यू लाइक इट। वो लिख गए तो शीर्षक उनसे नहीं बना, तो उन्होंने कहा जो आपको अच्छा लगे, इसलिए एज यू लाइक इट उन्होंने उसका शीर्षक रखा था। उस पे वो एक जगह लिखते हैं कि कुछ लोग चुप रहकर अपनी मूर्खता छुपाते हैं। अब ये तो तब से ही चला आ रहा है, यानी समाज में एक वर्ग है जो जिनसे उम्मीद रहती है कि वो कुछ बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, लेकिन बोलने के लिए उनके पास बहुत कुछ होता नहीं है। इसलिए वो चुप रह करके ही ऐसी शक्ल बनाते हैं जैसे ज्ञान के हिलोरे उनके अंदर चल रहे हो, जैसे ज्ञान का महासागर उनके अंदर हो और गहरे घुसे हुए हैं, बाहर आना पसंद नहीं करते। ऐसा एक वर्ग है, वो इसी तरह अपना पूरा जीवन निकाल लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और कामयाब भी है। मैंने देखा है राजनीति में कम बोलने वाले लोगों को बड़ा धीर गंभीर हमारे यहाँ माना जाता है। चलिए, ये एक मान्यता है, कुछ कुछ लोग हैं भी ऐसे। लेकिन फिर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं, अपनी राजनीतिक जोड़तोड़ का ज्ञान होगा, वो व्यवहारिक ज्ञान उसको मैं एक किस्म से कह सकता हूं, लेकिन जब विषयों की बात आती है तो वहां वो अपनी कोरी कल्पना से ही काम चलाते हैं। यहां मैं उन माननीयों की, मंत्रियों की बात करना चाहता हूं जिनको ना विषय का पता, ना उनको अध्ययन करने की इच्छा। कोई भी किसी विषय का मास्टर नहीं होता, लेकिन अध्ययन करिए ना, विषय से भटक ना जाए। इसलिए आइए लौट करके फिर विषय पर आते हैं। जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ना कि बादलों का, बारिश का भी हमको सहारा मिला और बादलों के पीछे छुपा के हमने बालाकोट की स्ट्राइक कर दी, हमारे जेट विमान बादलों की ओट में पाकिस्तान तक अटैक करके आ गए। तो लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो काफी हास्यास्पद सा लगता है। चलिए, प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त तक लोगों को उनसे उम्मीद थी, लोगों ने इस बयान को इधर से सुना और बहुत सारे लोगों ने उस पर भरोसा भी करा होगा शायद, क्योंकि दूर से देखो तो हम बादलों के पीछे, जब हमें ही नहीं दिख रहा, रडार कैसे पकड़ लेगा। रडार रेडियो फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है, उससे बादलों पे असर नहीं पड़ता उस पर। ये सामान्य जो एक विज्ञान का विद्यार्थी है वो ये बता सकता है। चलिए, एक दो बयान नहीं है ना ऐसे, वीडियो देखते चलिए आप। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी, उसने उस नाली में बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, सिंपल सी टेक्नोलॉजी, सिंपल सी टेक्नोलॉजी। नाले के पास उसमें एक तसला जैसा एक उल्टा रखा हुआ था, उसमें एक पाइप फिट कर रखा था और उसी से चूल्हा जला के उस गैस से, कहीं कहीं आपने देखा हो
ऐसा कोई आविष्कारक तो भाई बताइएगा, देश के काम आएगा, पूरी दुनिया के काम आएगा। फिर तो गंदी नालियां, उसका पानी लोग अपने घरों में इकट्ठा कराएंगे। पूरा मोहल्ला नाली का पानी मेरे घर में डाले, क्योंकि उससे गैस पैदा होती है, मेरे गैस का खर्चा बचेगा। 1500 रुपये महीना तो बच ही जाएगा, 1.5 सिलेंडर मेरे यहाँ लग जाता है 1 महीने का। तो ऐसी ऐसी उलझुल बातें तो ये प्रधानमंत्री से शुरू होती हैं, जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं, अज्ञान की बातें। आज का थोड़ा हेडिंग जो है वो मेरी वो तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। जब मैं इस तरह के बयान सुनता या पढ़ता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है सुन करके, तो वो मैंने लिख दिया था कि आज का विषय होगा कि मंत्री कम हो मगर मंद बुद्धि ना हो। अब मैं इनको मंद बुद्धि तो नहीं कहूँगा, वो मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। अल्प ज्ञान, मैं इसको थोड़ा सा इसमें सुधार कर देता हूँ अपने हेडिंग में आज के, क्योंकि यहाँ आजकल, हालांकि मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही काफ़ी ट्रोल करते, लेकिन लोग करते रहते हैं। जरा सा बोल दो तो 1 मिनट में देश विरोधी, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, तरह तरह के तगमे मिल जाते हैं इनसे। ठीक है, ये तो फिर भी देंगे। अब कृषि मंत्री जी को सुनिए जरा। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। समझ गए आप? तेल क्यों महंगा है? सरसों का तेल है, सरसों का तेल इसलिए महंगा है कि मोदी जी ने मिलावट रोक दी सरसों के तेल में। ये हमारे कृषि मंत्री है और इनसे हमें उम्मीद है कि ये किसानों का जो मसला है उसका हल निकालेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं। अब अडानी जी, रामदेव जी, अभी तो सीधे सीधे आप ही पर सवाल आ गया ना। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पतंजलि जिस तेल को, सरसों के तेल को बेचता है, जिस पर रामदेव स्वयं प्रचार करते हैं, या प्रधानमंत्री जी का ही चहेता अडानी, गौतम अडानी, जो उनके साथ उनके जहाज में भी घूमता रहता है, यहाँ वो उनके व्यक्तिगत मित्रों में से है ना, उन्होंने कभी इस बात को छुपाया। वो अब प्रधानमंत्री की सख्ती के बाद शुद्ध सरसों का तेल बेचने लगे। इससे पहले तो मिलावट होती थी। ये हमारे कृषि मंत्री जी का बयान है कि तेल, सरसों का तेल इसलिए महंगा हो गया कि मोदी जी ने सरसों के तेल में मिलावट रोक दी है। इससे पहले तो लगता है ये फॉर्च्यून का तेल और दूसरे जो और कंपनियों के तेल है, इनमें शायद कहीं मिलावट होती थी। अब कृषि मंत्री जी, आपके बयान का तो यही अर्थ निकलता है। थोड़ा सा नीचे आते, वहां तो लाइन लगी हुई है, लाइन, क्योंकि मंत्री योग्यता, उनकी शिक्षा और उनके ज्ञान को देख करके मंत्री नहीं बनाया जा रहा किसी को। यहाँ बनाया जा रहा है कि इस गुट के 2 आदमी, इस जाति के 2 आदमी, इस प्रदेश के 2 आदमी, बस इस उपजाति के 2 आदमी। अभी कौन से राज्य में चुनाव है, वहां की किस किस जाति, उपजाति का लोग व्यक्ति लेना है, ज्ञान हो ना हो। अब जरा प्रदेश में आते हैं, अपने उत्तराखंड में, जिसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया की वजह से मैंने ये वीडियो आज का बनाया। कहां से शुरू करूं? बंशीधर भगत जी लंबे अंतराल के बाद फिर से मंत्री बने। एक बार 2007 से 12 के कार्यकाल में मंत्री रहे, उसके बाद बेचारे फिर तरस गए थे। और अब मंत्री बनते ही देखिए, जो एक सवाल पूछा गया तो कह रहे अभी तो बच्चा पैदा हुआ है। फिर नाम रखेंगे, फिर आगे देखेंगे। देखिए, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है। ये 4 साल हो गए, अभी कब बच्चा पैदा होगा? आप मैं तो पैदा आज ही हुआ। जब जरा देख तो लूं कितने कौन है, उसके बाद एकदम विस्फोटक होगा, विस्फोटक। अरे आप मंत्री हो, ये जितनी देर आप इस कार्यक्रम में हो, इतनी देर में यहाँ प्रति मिनट हजारों रुपए के हिसाब से खर्चा आ रहा है इस कार्यक्रम का भी। आपके पास कोई उसकी प्रोजेक्शंस तो होंगी ना, कि जो आप योजना कर रहे हो उसमें क्या लाभ होगा, उससे क्या क्या पर्यावरण के लाभ होंगे, क्या क्या पानी का नए स्रोत डेवलप करने के लाभ होंगे, पर्यटन के लाभ होंगे। वो सब तो आपके पास आंकड़े होते ही है ना, मगर पेश भी किए हो तो बस अपनी ईगो के लिए रख लिए कि हाँ मुझे दे दिया। पढ़ा करिए इन चीज़ों को। बच्चा पैदा होगा तब नाम रखेंगे। ये बयान एक मंत्री जी से तो कम से कम शोभा नहीं देते।
आपसे एक समय नज़दीकी रही है, इसलिए बस इतने पर ही आज आपको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अब जो ताजा चर्चित हमारे सतपाल महाराज है ना, अब उनके बयान सुनिए। मैंने आपको कल परसों दिखाया था कि अब ठेके, सरकारी ठेके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के सरकारी ठेके अब छोटे किए जा रहे हैं। कैबिनेट में हमने ये फैसला ले लिया है, छोटे छोटे ठेके। क्यों ठेके? इसलिए कि हमारे कार्यकर्ताओं को काम मिल सके। वो काम ठेकेदारों का होता है सतपाल महाराज जी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसके लिए सॉल्वेंसी होती है, उसके लिए ABC कैटेगरीज होती हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए T&B मशीनरी की लिस्ट होती है कि मेरे पास ये मशीन है, उसका निरीक्षण होता है, उसमें हैसियत प्रमाण पत्र लगता है, उसमें आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, उसमें आपके पास कोई JEE या तो मौजूदा सर्विंग या कोई रिटायर्ड आदमी आपके साथ कंसल्टेंट है, ये देखा जाता है, आपको अनुभव कितना है ये देखा जाता है, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर कंपटीशन होता है, टेंडर होते हैं महाराज। प्रक्रिया तो पढ़ लीजिए। बस कार्यकर्ता को ठेका देना है, इसलिए आप छोटे कर दो और कार्यकर्ता को मिल जाएगा। कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव ले आए हैं, उसमें हमने सारे ठेके छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को काम मिले और हमारी जो इकोनॉमी बूस्ट हो। या आप दबाव में लेकर के मुख्य अभियंता और दूसरे विभागीय इंजीनियरों को तब आप ठेका दिलवाओगे? क्या आप कहना चाह रहे हो कि छोटे छोटे ठेके बना रहे हैं, फैसला ले लिया है और ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये ठेके दिए जाएंगे क्योंकि उनके पास काम नहीं है? तो सामान्य ज्ञान भी उसका भी अभाव हमको लगता है। आप सिंचाई मंत्री हैं, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी हैरानी की बात होती है। सुन करके भी बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई मंत्री ऐसी बात कहेगा। एक और चर्चित मामला, मैं आज बिल्कुल निर्णायक बात कह रहा हूं महाराज जी, इसका जवाब दीजिए। आप सोशल मीडिया को रेफर करते हैं, कल भी आपने रेफर किया। हाँ, मैं सोशल मीडिया में आपसे पूरे उत्तराखंड की तरफ से ये सवाल पूछ रहा हूं। ये हवाई अड्डा बनाना, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना, क्या ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता भी है? क्या आपको इतना ज्ञान भी है, या सिर्फ मंत्री पद की शपथ लेकर के आपकी ईगो सेटिस्फाई हो गई? ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का काम है, आपका नहीं है। हमारे देहरादून के लिए और हरिद्वार के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में चर्चा हमारी थी, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को और ज़मीन की जो उसके अंदर 5 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप के लिए जो है उसके लिए ज़मीन की खोज कर रहे हैं। और इससे जो है सीधे वैंकूवर से, लॉस एंजलिस से, न्यूयॉर्क से, लंदन से सीधे यात्री उड़ कर के और यहाँ पहुँच पाएंगे। और इससे बहुत ज़्यादा हमारे 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड को बहुत लाभ मिलेगा। आप बनाएंगे या 500 रुपये, माफ कीजिएगा, 500 करोड़ रुपए हर महीने आप रिजर्व बैंक से और खुले बाजार से और दूसरी एजेंसी से जो मोटे ब्याज पर राज्यों को उधार देते हैं, आप तनख्वाह के लिए उधार ले रहे हो। आप कितनी तर्कहीन बातें करते हो। अब मैं जो मैंने हेडिंग डाला था, मैं वो हेडिंग तो यहां इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं साफ कह रहा हूं, मुझे आप कुछ भी कहें, ये आपके अज्ञान को दर्शाता है। आपको अपनी विभागीय जो शक्तियां हैं, विभागीय सीमाएं, उसका ज्ञान भी आपको नहीं है। आप बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसमें कम से कम 10-12 किलोमीटर लंबी एक पट्टी चाहिए, उसके लिए कम से कम 2 आपको हवाई पट्टी चाहिए, इतना बड़ा एरिया चाहिए, उसका ऑपरेटिंग एरिया चाहिए और उसके आसपास बहुत दूर तक नो फ्लाइंग जोन भी चाहिए, यानी 20-25 किलोमीटर का पूरा एक दायरा चाहिए। है आपके पास इतनी जगह? और जगह अगर मिल भी गई तो वो तो हजारों करोड़ का मामला है महाराज। आप बनाएंगे, प्रदेश सरकार बनाएगी। अच्छा, जब आप बार बार, अब आपने बोल दिया, अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई करने के लिए आप बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं
कि फिर लगता है कि आपको मंत्री किसने बना दिया। आध्यात्म के क्षेत्र में ही रहते, वहां आपका ज्यादा सम्मान था। यहाँ तो आपकी परत दर परत आपका एक्सपोजर हो रहा है महाराज। ये राज्य सरकार नहीं कर सकती इस काम को, ना ही उनका ये अधिकार क्षेत्र है। जब वो आप कह रहे हैं, मैंने हरदीप पुरी से, केंद्रीय मंत्री से बात कर ली थी। हरदीप पुरी ने जब देखा होगा कि ये सरकार जिसके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, वहां हाईकोर्ट से आदेश आ रहे हैं कि रोडवेज की तनख्वाह दे दीजिए कर्मचारियों की, और आप कह रहे हैं कि मेरी हरदीप पुरी जी से बात हो गई। और हरदीप पुरी जी केंद्रीय मंत्री जो हैं इस विषय के, उन्होंने सोचा होगा कैसी फालतू बातें करा। उन्होंने कहा हाँ आप जगह आइडेंटिफाई कर लीजिए, जगह आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपको पता भी है कितनी जगह चाहिए इसके लिए, और यह आपका काम नहीं है जगह आइडेंटिफाई कर। आप तो सिर्फ मांग कर सकते हो, आप मांग कर लीजिए। और क्या ही अच्छा होता है, आप कहते हैं कि ये जो हमारा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है इसी का विस्तार कर दीजिए। 30 किलोमीटर तो है वहां से, 30 का 32 हरिद्वार वहां से, इतना ही तो है। तो जो नया एयरपोर्ट बनेगा वो भी इतने ही किलोमीटर दूर तो होगा, अगर आपने बना भी दिया तो कहीं। क्या वो जो नजियाबाद रोड पर जो जंगल है वो काटोगे? क्या वहाँ वन्य जीव जो जा रहे हैं, क्या उनका जीवन आप डिस्टर्ब करोगे? क्या वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करोगे? कौन आपको उसकी अनुमति देगा? या फ्लाईओवर बनाने में, रेलवे का डबल ट्रैक बनाने में तो अनुमति मिल नहीं रही, क्योंकि वो हाथियों का विचरण क्षेत्र है, वो जंगली जानवरों का विचरण क्षेत्र है। और फ्लाईओवर पर इतनी दूर तक जो बनाने की बात है, उस पर रेलवे का डबल ट्रैक, उसकी अनुमति नहीं मिलती। और देखिए इस गलत बयान को मैं साफ कह रहा हूं, ये आपका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ये बनाना आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है महाराज। आप कैबिनेट मंत्री हो, ज्ञान आपको देना पड़ रहा है। आप मांग कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हमको चाहिए। हरिद्वार एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर्यटक आता है, तो उसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी ना। इतना पर्यटक भी आता है, होंगे आपके 2-4 कोई चहेते चेले, उनके आने के लिए आप अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवाना चाहते हो। और अपने आपके इस बयान को जब शासकीय प्रवक्ता, आप ही के बराबर समकक्ष दूसरे मंत्री सुबोध उनियाल जी, जब उन्होंने कहा इसका तो कैबिनेट में कहीं चर्चा ही नहीं हुई, तो आप कह रहे हो ये मुख्यमंत्री जी को पता है। अब देखिए क्या क्या डबल स्टैंडर्ड्स महाराज, आपके डबल स्टैंडर्ड। आप अपने इस गलत बयानी को सपोर्ट करने के लिए उसी मुख्यमंत्री के पीछे आप छुप रहे हो, उसी मुख्यमंत्री के, जिस मुख्यमंत्री के देवस्थानम बोर्ड को पर पुनर्विचार करने के बयान को आप झुठला गए। आप मुख्यमंत्री के पीछे अपनी सुविधा से छुपते हो। जब आपको लगता है फंस गए तो कह दीजिए मैंने ये मुख्यमंत्री को बता दिया था। अब मुख्यमंत्री आप जानते हैं, उनके मुंह में जो जुबान है उसे बड़ी बड़ी किफायत से खर्च करते हैं वो। और पिछले दिनों खर्च की थी तो जितनी बार बोला कंट्रोवर्सी हो गई। अब उन्हें ये बता दिया गया है कि कम से कम बोलो, कम से कम बोलो। तो आपको पता है वो तो कुछ इसमें बोलेंगे नहीं, हंस देंगे वो। मगर ऐसी बातें मत किया करिए। तो ऐसे में फिर मंत्रियों के बयान की एक कीमत हुआ करती थी, उनके बयानों की एक विश्वसनीयता होती थी। ये कोई क्या कहते हैं उसे, मस्खरेपन के लिए या हास्य पैदा करने के लिए मंत्रियों के बयान नहीं होते, मगर हमारे यहाँ तो यही हो रहा है। तो मैंने आज सप्ताह की शुरुआत हमारे माननीयों के इस मस्खरेपन से भरे, अज्ञान से भरे बयानों की आपको मैंने सब प्रमाण आज दर्शन एक बार फिर से करा दिया। आपने पहले भी सुने हुए, मगर जब रिलेवेंसी आती है, जब समय आता है, तो फिर उसमें दोबारा से ये चीज़ें सामने आती हैं। तो मेरे साथ आपने इतनी देर तक मेरे इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।